नमस्कार दोस्तों, साल 1996 की बात है। साइकोलॉजिस्ट आशीष नंदी एक रिसर्च कर रहे थे। इस सिलसिले में उनकी बात नरेंद्र मोदी से हुई। आशीष नंदी ने नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू लिया जो कई घंटों तक चला, और जब ये इंटरव्यू खत्म हुआ आशीष नंदी अंदर तक हिल गए थे। ऐसा क्या पता चला उन्हें नरेंद्र मोदी की मानसिकता के बारे में जिसने उनके होश उड़ा दिए। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था व्हाट्सएप और मीडिया पर नरेंद्र मोदी की क्या तस्वीर आपको दिखाई जाती है, क्या झूठी इमेज आपके सामने बनाई जाती है। आज के वीडियो में दोस्तों उनकी असल जिंदगी के बारे में जानते हैं। क्या है उनकी असली पर्सनैलिटी और उनकी असली मानसिकता। आप में से जो लोग नरेंद्र मोदी को अभी भी सपोर्ट करते हैं उनकी भयंकर तरीके से आंखें खुलने वाली हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि अब इस चैनल पर हमारे 20 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। ये सही मायनों में एक बहुत बड़ा नंबर होता है, और मुझे देखकर खुशी होती है कि देश में इतने सारे लोग हैं जो देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को बचाने की परवाह करते हैं। इसी ओकेजन पर मैं ध्रुव राठी एकेडमी के तीनों कोर्सेज पर एक फ्लैट 50% ऑफ देना चाहूंगा आप सब लोगों को। मेरा टाइम मैनेजमेंट कोर्स, मास्टर चैट जीपीटी कोर्स और यूट्यूब ब्लूप्रिंट वाला कोर्स, तीनों कोर्सेज पर 50% ऑफ कूपन कोड यूज कीजिए। थैंक यू। ये एक लिमिटेड ऑफर है जो आप में से पहले 1000 लोगों के लिए वैलिड है, तो जल्दी से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इन तीनों कोर्सेज का QR कोड यहाँ आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, या इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। अब टॉपिक पर आते हैं। शुरुआत एक बार फिर से उनके बचपन से करते हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी की पढ़ाई हुई थी भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में। उनके संस्कृत के टीचर प्रहलाद पटेल ने बताया कि वो एक एवरेज स्टूडेंट थे। उनके बायोग्राफर नीलंजन मुखोपाध्याय ने भी यही बात कही। लेकिन दिलचस्प बात सुनिए, उन्हें स्कूल के नाटकों में एक्टिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन अगर मेन रोल ना मिले तो उस नाटक में एक्टिंग करने से ही मना कर देते थे। 8 साल की उम्र में ही वो RSS के संपर्क में आ गए थे। साल 1958 में दिवाली के दिन वो वडनगर की RSS शाखा में बाल स्वयं सेवक बने। उनके स्कूल के सहपाठी सुधीर जोशी ने बताया कि शाम को स्कूल के बाद वो घर पर किताबें रखते और सीधा शाखा चले जाते। इसके बाद 1972 में 22 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी RSS के प्रचारक बने, और 15 साल बाद 1987 में उन्हें बीजेपी में लाया गया। उन्हें एक कमाल के ऑर्गेनाइजर के रूप में देखा जाता था। जैसे कि एनडी मरीनो उनके द्वारा लिखी गई नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल बायोग्राफी में बताते हैं कि 1990 में राम रथ यात्रा हुई तो नरेंद्र मोदी गुजरात बीजेपी में शामिल थे, और उन्होंने इस यात्रा के गुजरात वाले हिस्से के आयोजन में अपनी भूमिका निभाई। 1995 में उन्हें बीजेपी का नेशनल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। जब चुनाव होता है तो लोग वोट देते हैं सरकार चुनने के लिए, या तो वोट लोग देते हैं सरकार को हटाने के लिए, पर लोगों के मन में एक नई धारा शुरू हुई है, वो है वोट टू पनिश। 2001 में इन्हें गुजरात का चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। 2002 में दंगे होते हैं। इन्हें लेकर नरेंद्र मोदी पर कई इल्जाम लगते हैं। अब इस पर अपना अलग से एक डिटेल्ड वीडियो हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर बात यह होती है कि इन्हें क्लीन चिट भी मिल जाती है। लेकिन तभी से एक कॉम्युनल नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग बनती है, एक कट्टर हिंदू नरेंद्र मोदी जो मुसलमानों के खिलाफ है। अब आप में से कुछ लोग होंगे जो इस ब्रांडिंग पर यकीन करते हैं, जो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी इसी तरीके के कॉम्युनल इंसान है। लेकिन आप में से दूसरी तरफ कुछ लोग होंगे जो नरेंद्र मोदी को एक सेक्युलर आदमी मानते हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी तो सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप दोनों में से कौन सी कैटेगरी में हो। दोनों ही कैटेगरी के लोगों की यहाँ आंखें खुलने वाली हैं आगे की बातें सुनकर। क्योंकि देखो, वैसे तो नरेंद्र मोदी मटन और मछली पर बहुत शोर मचाते हैं अपने भाषणों में। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हलाल बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी से चंदा लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। जो असली गंगा पुत्र थे स्वामी सानंद, गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए उनकी 4 डिमांड थी। प्रधानमंत्री मोदी को 3 चिट्ठी लिखी उन्होंने। RTI से पता चला कि PMO तक वो चिट्ठी पहुंच गई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब 111 दिन तक अनशन पे बैठने के बाद उनकी मृत्यु हुई, तब जाकर प्रधानमंत्री मोदी का मुंह खुला, और वो भी ट्विटर के जरिए उन्होंने श्रद्धांजलि दी उन्हें। एक हिंदू होकर कभी उनके मन में ख्याल नहीं आया कि किसी संत की मृत्यु होने का उन पर पाप लग सकता है। और वो तो हम क्या ही बात करें जो किसान आत्महत्या से मरते रहे हैं, उनमें क्या हिंदू नहीं है? उन हिंदुओं के लिए क्या किया?
प्रज्वल रेवन्ना की उन वीडियोस में 2900 से ज्यादा महिलाओं का यौन शोषण देखने को मिला। उनमें भी तो कई हिंदू औरतें थी। जो महिला पहलवान बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठी थी वो भी हिंदू थी। उनका क्या? कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी तो प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे थे और अब बृजभूषण सिंह के बेटे को टिकट भी दे दिया। एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना, इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। अब कुछ हमारे देश में ब्रेन वॉश लोगों का एक सेक्शन है जिन्हें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि उनके घर की महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है नहीं मिल रही, उनके बच्चों को शिक्षा मिल रही है नहीं मिल रही, रोजगार है नहीं है। उन्हें बस चाहिए कि मुसलमानों की ऐसी तैसी की जाए। और इन्हीं लोगों को मनाने के लिए नरेंद्र मोदी के हिंदू मुसलमान वाले भाषण होते हैं। कभी मोदी कहते हैं कि कपड़े देखकर दंगाइयों को पहचाना जा सकता है। ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। तो कभी अमित शाह एक भाषण में मुसलमानों के खिलाफ डॉग विस्लिंग करते हैं। कहते हैं कि 2002 में उन्होंने दंगे की और नरेंद्र मोदी ने उन्हें सबक सिखाया। प्रधानमंत्री मोदी को इस सब की कोई हिचक नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरे पद की कोई गरिमा है, इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। खुल्लम खुल्ला कम्युनल बेशर्मी के साथ वो भाषण देते हैं। ये भाषण दिया था उन्होंने राजस्थान में, जहां मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर वोट मिलने थे। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। लेकिन कहानी में अब ट्विस्ट देखिए। बिहार में समीकरण कुछ और थे तो वहां मोदी शांति दूत बन गए। ये बोलने लगे कि मैं देश को धर्म के नाम पर नहीं बंटने दूंगा। मैं जब तक जिंदा हूं मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। अलीगढ़ की रैली में भी मुस्लिमों के हितैषी बनकर आए थे। बोलने लगे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों ने और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। और 14 मई को तो इंटरव्यू में ये तक कह डाला कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने के योग्य नहीं रहूंगा। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है, ये तक कह डाला। और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। आप में से कुछ लोग ये देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे, यार ये कैसे हो सकता है? मोदी कॉम्युनल है या सेक्युलर है, या फिर इन्हें अब कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया है? ऐसा नहीं है, इनके ये दो चेहरे हमेशा से ही रहे हैं। 2014 के इस ट्वीट को देखिए, सेक्युलरिज्म हमारे खून में है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। 2020 में अमित शाह ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र की तरह नहीं देखते। सभी को अपने धर्म का पालन करने की सुविधा है और देश की सरकार का एक ही धर्म हो सकता है, हमारा संविधान। कि आज की बीजेपी, क्या ये मोदी सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पे देखती? जरा भी नहीं। हम संविधान को मानते हैं। इस देश में हर पंथ के लोगों को अपने पंथ का अनुपालना करने की संपूर्ण सुविधा है। पीएम मोदी इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद की तारीफ में बोले हैं। कहा है कि अल्लाह के 99 नाम में से कोई भी हिंसा के लिए नहीं है। इस्लाम का संदेश है शांति, ऐसा इनका कहना था। सभी माइनॉरिटीज भारत का अटूट हिस्सा है। हमारे घर में ईद भी मिलती थी। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता। सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था। जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपल्सरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों, ताजिए के नीचे। हाँ, तो ताजिए के नीचे से निकलो, हमें सिखाया जाता था। आप यहाँ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो दोस्तों, क्योंकि बात यहाँ सिर्फ हिंदू और मुसलमान की नहीं है। जहाँ सिखिज्म से फायदा हो वहाँ ये पगड़ी बांधकर गुरुद्वारे में दाल बनाते हुए और लंगर सर्व करते हुए दिखते हैं मोदी। अभी कुछ दिन बाद पंजाब में भी तो चुनाव होने हैं। पत्रकार साक्षी जोशी ने इनके पुराने नाते वाले बयानों का एक बड़ा अच्छा कंपाइलेशन बनाया था। नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था भगवान बुद्ध के साथ इनका सुखद संबंध है। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। और एक बार इन्होंने कहा बोहरा मुसलमानों के साथ इनका पुराना रिश्ता है। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। इतना ही नहीं, ईसाइयों के साथ भी इनका बहुत पुराना और आत्मीय नाता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। एक बार इन्होंने कहा कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड इन्होंने आदिवासियों के बीच बिताया है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। तो एक बार कहा बलिया के साथ भावुक रिश्ता है इनका। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता। पंजाब के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है और चीन के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है। पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा। चीन के साथ
मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। फ्रांस के साथ भी इनका पुराना नाता रहा है और यदुवंश के साथ भी इनका रिश्ता नाता है। मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है। अरे यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। बंगाल से नाता जोड़ने के लिए इन्होंने कहा कि बचपन में ये कोलकाता की मेट्रो देखने आए थे। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। प्रॉब्लम बस ये है कि कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी जब ये 34 साल के थे। अब बताओ दोस्तों, 34 साल का कोई बच्चा देखा है आपने कभी? अपने भाषणों में नाता जोड़ने के लिए ये तक कहने लगे कि मैं अगला जन्म बंगाल में लूंगा। अगले जन्म में बंगाल की किसी माँ के दूध से पैदा होने वाला हूँ। उड़ीसा में जाकर कहते हैं कि ओडिशा को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे और कर्नाटका में जाकर कहते हैं नहीं, हम कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। उड़ीसा को देश का नंबर 1 राज्य बना सकते हैं। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए बात समझ रहे हो ना दोस्तों? वोट पाने के लिए जहां जो बोलना पड़े वो बोला जाता है। हर एक राज्य में एक इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए वहां के लोगों के साथ एक